गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसा, गवर्नमेंट कॉलेज बीगू। बच्चों, हम फिजिक्स में हमारी दो पेपर स्टार्ट कर चुके हैं। एक पेपर हमारा है क्वांटम मैकेनिक्स का, जो क्वांटम मैकेनिक्स में हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ चुके हैं। और साथ ही हमने न्यूक्लियर फिजिक्स भी स्टार्ट कर रखी है। न्यूक्लियर फिजिक्स की हमने यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम अभी तक प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर फोर्स पढ़ चुके हैं। उसी के आगे हम अब आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मास डिफेक्ट एंड पैकिंग फ्रैक्शन, यानी कि द्रव्यमान क्षति। तो बच्चों, उसके लिए हम आज सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। द टोटल मास ऑफ वन एटम ऑफ द गिवन एटम, यानी किसी भी एटम है उसका जो टोटल मास दिया जाता हो, एक एलिमेंट से दिया जाता हो, यानी कि जो इसकी यूनिट होती है उसको उसको बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। इस एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 जो समस्थानिक होता है उसका 12वां हिस्सा जो होता है वो एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। तो इसका जो मान होता है एक एटॉमिक मास यूनिट का वो होता है 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम में। लेकिन हम द्रव्यमान ऊर्जा के रिलेशन E बराबर mc² जो आइंस्टीन ने दिया था वो बहुत फेमस है। उससे हम जब वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास जो इसका एटॉमिक मास यूनिट का मान आता है वो आता है 931, यानी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो ये दो मान है जो किसके हैं? एटॉमिक मास यूनिट के। तो बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट को हम इससे ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं इस डायग्राम से। देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो है ये एक कार्बन 12 परमाणु का समस्थानिक है, यानी कार्बन 12 परमाणु का जो समस्थानिक है वह वो 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। यदि हम 12 एटॉमिक मास यूनिट को जोड़ दिया जाए तो हम क्या प्राप्त करते हैं? एक कार्बन का समस्थानिक, यानी कि कार्बन परमाणु के समस्थानिक का 12वां हिस्सा एक एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब हम पढ़ते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है? द्रव्यमान क्षति। बच्चों, हम जानते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जब न्यूक्लियस का जो द्रव्यमान है, और यदि हम न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अलग निकालें और प्रोटॉन का द्रव्यमान अलग निकालें किसी एक न्यूक्लियस के लिए, तो उनका जो द्रव्यमान है, इन दोनों के द्रव्यमान में क्या होता है? अंतर होता है, यानी बराबर प्राप्त नहीं होता। जबकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें इनका द्रव्यमान समान प्राप्त होना चाहिए, लेकिन नहीं, किसी भी न्यूक्लियस का द्रव्यमान अलग होता है। और जो उस न्यूक्लियस में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, अगर उनके द्रव्यमानों को अलग अलग निकाल के ऐड किया जाए तो उसका द्रव्यमान कुछ अलग प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है उससे। तो यानी कि इन द्रव्यमानों में जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट कहते हैं। इसे डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं मास डिफेक्ट को। तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम ऑफ ए न्यूक्लियस इज डिफाइंड डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द सेपरेटेड न्यूक्लियन, सेपरेटेड मतलब अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और मास ऑफ द न्यूक्लियस और पूरे नाभिक के द्रव्यमान, इन दोनों के द्रव्यमान में जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति। इसको और अच्छी तरह से हम क्लियर कर लेते हैं बच्चों। तो मान लो कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है जो क्या है? ZXA। यहाँ पर ये जो Z है ये क्या है? प्रोटॉन्स की संख्या है, प्रोटॉन संख्या है Z, जबकि A क्या है? पूरे न्यूक्लियस का द्रव्यमान है। तो यहाँ पर जो A यानी न्यूक्लियस के द्रव्यमान है, A-Z यहाँ पर क्या होगा? न्यूट्रॉन्स। तो Z प्रोटॉन की संख्या है, A-Z न्यूट्रॉन की संख्या है। यदि हम मान लेते हैं किसी भी नाभिक का जो द्रव्यमान है वो क्या है? M न्यूक्लियस, तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम जो होगा वो डेल्टा एम इक्वल टू होगा ZMP। ZMP मतलब जितने प्रोटॉन हैं उनका द्रव्यमान प्लस A-Z Mn, जितने भी उसमें न्यूट्रॉन हैं उनका द्रव्यमान, उन दोनों के द्रव्यमानों को योग किया जाए और उसमें से अगर न्यूक्लियस का द्रव्यमान घटा दिया जाए तो हमारे पास जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है मास डिफेक्ट द्रव्यमान क्षति।
तो ये इन दोनों का अंतर है वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति। यानी कि कुछ ना कुछ द्रव्यमान में कहीं ना कहीं हानि होती है। यदि हम प्रोटॉन के द्रव्यमान को और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को आपस में जोड़ा जाए तो हमारे पास पूरा न्यूक्लियस का द्रव्यमान प्राप्त नहीं होता, उससे कम द्रव्यमान प्राप्त होता है। यानी कि कुछ ना कुछ हानि होती है द्रव्यमान की, और यही जो हानि होती है इसी को ही कहते हैं द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट। बच्चों एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको और अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं। मान लो कि किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन का सबसे पहले तो देखो एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.00728 U। यहाँ पर U है 1 AMU। तो बच्चों ये याद रख लेना, ये ध्यान रखने की चीज़ है कि प्रोटॉन का जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वो होता है 1.00728, न्यूट्रॉन का होता है 1.00867। यही मेन याद रखने की है। अब मान लिया हमें एक हीलियम न्यूक्लियस के लिए मास डिफेक्ट ज्ञात करते हैं। हीलियम होता है 2He4, यानी कि हीलियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 2, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 4 - 2 = 2। तो यानी कि न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं और उसमें प्रोटॉन भी 2 होते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि मास डिफेक्ट कितना होगा। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे मास ऑफ हीलियम में 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन है तो 2 इंटू प्रोटॉन का जो एटॉमिक मास यूनिट है वो है 1.00728, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 इंटू 1.00867 जो कि न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास यूनिट है। तो हमारे पास जो मान आता है वो आता है 4.031190। ये जो है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सेपरेटेड अलग अलग मान है। अब जो न्यूक्लियस हीलियम परमाणु के जो न्यूक्लियस का द्रव्यमान है वो हमें दिया हुआ है, वो है 4.00151। तो देखो बच्चों, जो हीलियम परमाणु के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 4.031190, जबकि हीलियम न्यूक्लियस का जो द्रव्यमान हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4.00151। यानी कि देखो बच्चों, इनमें दोनों में ही द्रव्यमान में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन डिफरेंस हो रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं द्रव्यमान की क्या हो रही है, हानि हो रही है, कमी हो रही है। इसी कमी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति। तो हम जो मास डिफेक्ट होगा वो क्या होगा, इस 2+2n में से हम हीलियम न्यूक्लियस के द्रव्यमान को अगर घटा देंगे तो हमारे पास जो है मास डिफेक्ट प्राप्त होता है, और ये मास डिफेक्ट जो प्राप्त होता है ये होता है 0.03039 U AMU में प्राप्त होता है। लेकिन हम अगर इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें पता है U का मान कितना है, होता है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। अभी हमने पढ़ा था इसका मान। तो हम इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास डिफेक्ट का मान प्राप्त हो जाएगा, और वो मास डिफेक्ट का मान है 5.046 × 10⁻29 kg। ये है हमारे मास डिफेक्ट का हीलियम न्यूक्लियस के लिए मास डिफेक्ट। इसी प्रकार से बच्चों हम किसी भी न्यूक्लियस के लिए मास डिफेक्ट का मान ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों अब हम पढ़ते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो वेरी करता है आइसोटोप मास के साथ। होल नंबर, जैसे किसी भी न्यूक्लियस का होल मास है, अगर उसमें से आइसोटोप मास, उसके समस्थानिक का मास घटा दिया जाए तो वो पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। यानी पैकिंग फ्रैक्शन होता है आइसोटोप मास माइनस मास नंबर अपॉन मास नंबर, और उसमें उसके मास नंबर का डिवाइड कर दिया जाए तो वो पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू बच्चों नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन की जो नेगेटिव वैल्यू है वो उसकी स्टेबिलिटी, स्थायित्व को दर्शाती है किसी भी न्यूक्लियस के। यानी कि कोई भी न्यूक्लियस का, अगर किसी न्यूक्लियस का पैकिंग फ्रैक्शन का मान नेगेटिव होता है तो मतलब वो उतना ही, जितना नेगेटिव मान होता है उतना ही अधिक वो स्थायी होता है। यानी पैकिंग फ्रैक्शन का नेगेटिव मान होना चाहिए। जितना अधिक नेगेटिव मान होता है पैकिंग फ्रैक्शन का, वो न्यूक्लियस या नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। लेकिन यदि उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो मतलब वो उतना ही अस्थायी होता है। तो यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकती है। नेगेटिव वैल्यू न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को दर्शाती है, जबकि पॉजिटिव वैल्यू न्यूक्लियस की
इनस्टेबिलिटी को दर्शाती है। यानी कि जितना पैकिंग फ्रिक्शन का मान कम होगा उतनी ही अधिक किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी होगी, या हम बोल सकते हैं उतनी ही अधिक उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी और उतनी अधिक उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो बच्चा जो पैकिंग फ्रिक्शन है वो सबसे कम जो पैकिंग फ्रिक्शन होता है आयरन पर के लिए होता है, Fe के लिए, और इसका मान नेगेटिव होता है और इसके लिए पैकिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। यानी कि आयरन सबसे अधिक स्थायी होता है, जबकि इसका सबसे अधिक मान हाइड्रोजन के लिए होता है +78। यानी कि हाइड्रोजन है वो सबसे अधिक अस्थायी है। सबसे अधिक स्थायित्व ये स्टेबल कौन सा होता है? आयरन होता है, क्योंकि इसके पैकिंग फ्रिक्शन का मान सबसे कम होता है, जबकि सबसे ज़्यादा पैकिंग फ्रिक्शन मान हाइड्रोजन का होता है, इसलिए मतलब हाइड्रोजन सबसे कम स्थायी है। देखो बच्चों, ये वेरिएबल आप इससे अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं मास नंबर के अकॉर्डिंगली। जैसे जैसे मास नंबर का मान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे देखो 0 से जैसे जैसे मास नंबर का मान बढ़ता जा रहा है, पैकिंग फ्रिक्शन का मान कम होता जा रहा है। जैसे जैसे मास नंबर का मान बढ़ता जा रहा है, पैकिंग फ्रिक्शन का मान कम होता जा रहा है। यानी कि मास नंबर के बढ़ने के साथ साथ पैकिंग फ्रिक्शन के मान का कम होने का मतलब है कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है, किसी भी न्यूक्लियस का स्थायित्व बढ़ रहा है। तो यानी कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस का स्थायित्व हम बोल सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। और आयरन के पास इसकी स्टेबिलिटी यानी कि पैकिंग फ्रिक्शन मान सबसे कम हो जाता है, यानी कि स्टेबिलिटी सबसे अधिक हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर मास नंबर को बढ़ाया जाए तो हम देखते हैं कि फिर वापस से पैकिंग फ्रिक्शन का मान बढ़ने लग जाता है, यानी कि स्टेबिलिटी फिर दोबारा कम होने लग जाती है। यानी कि मास नंबर का मान बढ़ाने पर पैकिंग फ्रिक्शन का मान कम होता है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी अधिक होती है। फिर आयरन पर इस पैकिंग फ्रिक्शन मान सबसे कम हो जाता है और उसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक हो जाती है। लेकिन जैसे ही आगे और मास नंबर का मान आगे बढ़ाया जाता है तो पैकिंग फ्रिक्शन का मान बढ़ने लग जाता है, यानी कि पैकिंग फ्रिक्शन का मान बढ़ता है और स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाती है। तो ये है ग्राफ पैकिंग फ्रिक्शन और मास नंबर के बीच में। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।